guys, this is Manish Jindal here. I welcome you all in the Jontech online platform Jontech Digital. आप सभी का Jontech के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Jontech Digital में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में जो कि है आपकी हीट ट्रांसफ़र। तो आइए माय डियर फ्रेंड्स, उससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। पहला होता है माय डियर फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट, पहला होता है कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है आपकी इंफॉर्मेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट्स को हमेशा समझना होता है और बाद में मेमोराइज करना होता है जिससे वो एग्जाम में आपका रिप्रोड्यूस हो सके। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन होती है जो हमें डायरेक्ट रिप्रोड्यूस करनी होती है एग्जाम में। तो इसके लिए हम लोग इन दोनों चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने के लिए यूज़ करने वाले हैं RLM टेक्निक, मीन्स LMR टेक्निक के बारे में। मतलब हम चीज़ों को पहले समझेंगे यानी लर्न करेंगे, फिर उनको मेमोराइज करेंगे और फिर रिवाइज करेंगे, जिससे वो मैक्सिमम टाइम रिवीजन की वजह से वो सारी चीज़ें आपके ब्रेन में चली जाएंगी और आप एग्ज़ाम में उनको रिकॉल कर पाओगे। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी कहानी हीट ट्रांसफ़र की। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये हीट है क्या। हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। ठीक है। और इसके बाद ये जो हीट होती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स? फ्लो होती है। जैसे फ्लूइड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होता है, इसी तरीके से हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होगी। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ के अनुसार ऐसी कोई भी डिवाइस या प्रोसेस बनाना पॉसिबल नहीं है जहां पर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर ऑटोमेटिक स्वयं ही सेल्फ ही हीट का फ्लो हो सके। अगर आपको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट का फ्लो करवाना है तो उसको लिए आपको एडिशनल वर्क करना पड़ेगा। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, हीट को अगर हम लोग डिफाइन करें तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट कहते हैं। और हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं और कह सकते हैं हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम वार्मर प्लेस टू कूलर प्लेस। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो अगर आपके पास कोई भी कॉफी मग है या आपके पास कोई भी चाय है या फिर आपके पास किसी भी तरीके का हॉट सब्सटेंस है, तो वो क्या करेगा? वहां से हीट जो होगी वो हाई टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर फ्लो होने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि सर एक बात बताइए, जब आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि थर्मोडायनेमिक्स में भी हम लोग हीट पढ़ते हैं, हीट के बारे में बात करते हैं, तो फिर हम ये हीट ट्रांसफर क्यों पढ़ रहे हैं? इन दोनों सब्जेक्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो आइए दोस्तों कुछ बात करते हैं बेसिक डिफरेंस के बारे में कि थर्मोडायनेमिक्स में और हीट ट्रांसफर के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। तो हम जो यहाँ पर जो टर्म यूज कर रहे हैं हीट, तो दोस्तों ये दो जगह यूज होती है। एक है हमारा थर्मोडायनामिक्स, दूसरा है हमारा हीट ट्रांसफर। दोनों में अगर बेसिक डिफरेंस की बात करूं, जो हम हीट थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बात करते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर किसी भी एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट तक, किसी भी एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंचने में कितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी, इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी इस एक इक्विलिब्रियम स्टेट से स्टेट 1 से स्टेट 2 तक पहुंचने के लिए। जबकि हीट ट्रांसफर के अंदर हम ये बात करते हैं
कि इस स्टेट 1 से इस स्टेट 2 में पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, और वो कैलकुलेट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ रेट, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ रेट। मतलब यहां पर केवल किसका अंतर आता है, टाइम फेज भी यहां पर इंक्लूड होता है। मतलब इस इक्विलिब्रियम स्टेट से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है, उसकी कैलकुलेशन की जाती है इन टर्म्स ऑफ रेट, इन टर्म्स ऑफ रेट। और दूसरे अगर बेसिक यूनिट वाइज अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम जो हीट की यूनिट कंसीडर करते हैं वो करते हैं जूल और किलोजूल, मेगाजूल। जबकि यहां पर क्योंकि हमने टाइम की बात की है, मींस यहां पर हमने क्यू डॉट की बात की है, रेट की बात की है, तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं जूल पर सेकंड। ये हो गई माय डियर फ्रेंड्स आपकी रेट। तो कुल मिलाकर अगर मैं डिफरेंस की बात करूं कि सर थर्मोडायनेमिक एनालिसिस में और हीट ट्रांसफर एनालिसिस में डिफरेंस क्या है, तो पहला डिफरेंस ये है कि यहां पर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम किसी एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंचने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी, इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। और यहां पर जो हीट जो डील की जाती है वो किस में की जाती है माय डियर फ्रेंड्स, जूल के अंदर डील की जाती है। जबकि हीट ट्रांसफर के अंदर यहां पर हम लोग बात करते हैं कि इस एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, और वो हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेट। और जहां पर भी रेट की बात आती है तो वहां पर क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड, और इसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, वॉट। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर बात करूं कि सपोज ये आपका वाटर है और यहां पर एक हॉट बॉल आपने कंसीडर की हुई है जो 70 डिग्री सेल्सियस पर है। इस वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस पानी है, तो क्या होगा, ये बॉल ठंडा होना स्टार्ट करेगी, तो हीट कहां से कहां की ओर फ्लो होगी, इस 70 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस की ओर, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। अब हम बात कर रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम केवल यही एनालिसिस करते हैं कि इस एक इक्विलिब्रियम स्टेट से इस इक्विलिब्रियम स्टेट तक कितने पहुंचने में कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। जबकि हीट ट्रांसफर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे, हम इस फैक्टर से डील करेंगे कि इस टेम्परेचर से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम हमें लगने वाला है, कितना टाइम हमें लगने वाला है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कि बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है, कि जो हीट हम एनालिसिस कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर या हीट ट्रांसफर के अंदर, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सर हमें ये चीज बताइए कि क्या हीट ट्रांसफर के किस तरीके से ट्रांसफर होता है, ये जो हीट है वो ट्रांसफर किस तरीके से हो रही है। तो हम बात करते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो सर ये हीट ट्रांसफर के मोड कौन कौन से हैं। पहला है माय डियर फ्रेंड्स कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन यानी मीन्स चालन, संवहन एंड विकिरण। देखिए दोस्तों, जो हमारी जो फर्स्ट 2 लेक्चर होंगे उसमें हम केवल इस पूरी कहानी की भूमिका बना रहे हैं, बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि हीट क्या है, हीट ट्रांसफर क्या है, हीट ट्रांसफर होता कैसे है, कौन कौन से मोड हैं, वो मोड होते क्या हैं, उनको कौन कौन से लोग गवर्न करते हैं, इन सब के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन बात करेंगे। उसके बाद जो भी लेक्चर आएगा उसमें हम इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये दोनों जो भी तो आपके 2 लेक्चर आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपका बेस तैयार करेंगे। तो हमारी कहानी में हमने हीट को डिफाइन किया, हीट ट्रांसफर को डिफाइन किया। अब ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा था वो इन 3 मोड से हो रहा था, तो अब इनके बारे में कुछ बेसिक जानते हैं। तो मीन्स ये कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, तो कंडक्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मोर एनर्जेटिक पार्टिकल of a substance to adjacent less energetic ones as a result of interaction between the particles।
ये होता क्या है, इतनी इतनी रामायण का क्या मतलब निकला? इस रामायण का सिर्फ इतना सा मतलब है कि कंडक्शन क्या है, कंडक्शन हाई एनर्जी के पार्टिकल का उसके एडजेसेंट लो एनर्जी के पार्टिकल का एनर्जी ट्रांसफर का मोड है। कंडक्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम हाई एनर्जी पार्टिकल टू द लो एनर्जी एडजेसेंट पार्टिकल। अब मैं बात करते हैं कि मीन्स अगर किसी सॉलिड को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो सॉलिड की ज्योमेट्री में जो उसके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर मैं बात करूं तो ये वो इस तरीके से परफेक्ट स्ट्रक्चर में क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अरेंज्ड होते हैं। जबकि अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में कुछ इस तरीके से, और जबकि गैसेज में इंटर मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा होती है। तो सर क्या ये कंडक्शन तीनों में हो सकता है, या केवल सॉलिड में होगा, या लिक्विड में होगा, या गैसेज में होगा? तो माय डियर फ्रेंड्स ये जो कंडक्शन है वो तीनों में हो सकता है, ये तीनों में हो सकता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि सर कंडक्शन ये सॉलिड में किस तरीके से होता है, उसके बाद लिक्विड में किस तरीके से होता है, या आपके गैसेज में किस तरीके से होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सॉलिड में मैकेनिज्म। ये जो कंडक्शन हो रहा है सॉलिड में किस तरीके से होता है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, सॉलिड में हम दो चीजों को कंसीडर करेंगे, मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल। तो सबसे पहले ये जो कंडक्शन का जो ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर है, वो सॉलिड में दो वजह से होता है, टू रीजंस की वजह से होता है, जिसमें आपका पहला है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। दूसरा होता है आपका ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन, ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन। तो यहां पर हमने दो बात की, जो सॉलिड में जो कंडक्शन का जो फिनोमेना है वो दो कारण से होगा, एक है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दूसरा है आपका लैटिस वाइब्रेशन। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर बात करूं तो ये आप सभी ने फील किया होगा कि जैसे ही आप किसी फ्राइंग पैन या फिर किसी भी गैस पर जब आप रखते हो तो सॉलिड के एक एंड को अगर आप हीट करते हो तो दूसरे एंड पर हीट क्या हो जाती है, फ्लो हो जाती है, और वो दूसरा सिरा उसका क्या हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, गर्म हो जाता है। तो ये जो फिनोमिना है कि यहां से एक सिरे से दूसरे सिरे तक हीट का पहुंचना, ये कौन सा मोड है माय डियर फ्रेंड्स, कंडक्शन की वजह से होता है। अभी एक्चुअल में हो कैसे रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। सपोज आपने क्या किया है, यहां पर ये एक आपने लैंप लिया है और यहां से आप, ये एक रॉड है जिसको आप हीट कर रहे हो, तो होगा क्या, इसके अंदर, इस रॉड के अंदर अगर ये मेटल है तो बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में आपको क्या देखने को मिलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। हर मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ हाई अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। अब होगा क्या, जब ये सॉलिड पार्टिकल ये हीट होंगे तो जैसे ही यहां से हीट इस पार्टिकल को मिलेगी तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एनर्जाइज होगा, और जैसे ही उसको एनर्जी मिलेगी तो वो हाई स्पीड से इधर उधर भागने की कोशिश करेगा, और इसी तरीके से फिर वो अपनी एनर्जी पास वाले मॉलिक्यूल को देगा, और जब वो अपनी एनर्जी पास वाले मॉलिक्यूल को देगा तो उसकी वजह से उसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एनर्जाइज होंगे, और इस मोशन की वजह से इस तरीके से हीट यहां से ट्रेवल करती हुई सेकंड एंड पर पहुंच जाएगी।
दूसरा, जब ये मॉलिक्यूल्स जो हमने अभी देखा था, जब ये मॉलिक्यूल्स इस तरीके से परफेक्ट स्ट्रक्चर में जुड़े हुए होंगे, तो जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो ये अपनी जगह पर क्या होना स्टार्ट कर देगा माय डियर फ्रेंड्स, वाइब्रेशन, लैटिस वाइब्रेशन। और जब ये अपनी जगह पर वाइब्रेट होगा, और जब ये अपनी जगह पर वाइब्रेट होगा तो इसकी वजह से क्या करेगा, ये इस दूसरे वाले मॉलिक्यूल को भी छेड़ेगा। ये वाला मॉलिक्यूल जब ये अपनी जगह पर वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगा तो उसकी वजह से ये इसको भी डिस्प्लेस करेगा। तो इसी तरीके से, इस तरीके से मोशन करते हुए, तो अगर आप इस एंड को हीट करोगे तो वो इस एंड तक पहुंच जाएगा। तो सॉलिड्स के अंदर अगर मैं बात करूं, जो मेजर है वो दो कारणों से मैंने आपको बताया, कौन कौन से थे, फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दूसरा है आपका लैटिस वाइब्रेशन, लैटिस वाइब्रेशन। अब बहुत ही सिंपल एग्जांपल की बात करूं, अगर आप किसी भी चीज को, या अगर आप खुद भी अपने आप को अगर किसी तवे पर बैठा दिया जाए तो आप भी क्या करोगे, उस जगह से उछलने की कोशिश करोगे, यानी वाइब्रेट करने की कोशिश करोगे। वही आपका लैटिस वाइब्रेशन, यानी जो मॉलिक्यूल अपनी जगह पर है, अगर उसको हीट दी जाती है तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होने की कोशिश करेगा, और उसी कोशिश में वो अपनी एनर्जी जो पास वाला जो मॉलिक्यूल है उसको क्या कर देगा माय डियर फ्रेंड्स, ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहां पर अप्रॉक्स 70 to 80% जो हीट ट्रांसफर होता है किसके जरिए, कंडक्शन मोड के जरिए इन सॉलिड्स, कंडक्शन मोड के जरिए इन सॉलिड 70 to 80% हीट ट्रांसफर किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से, जबकि बाकी का 30 to 20% और मेजरली 30% जो हीट ट्रांसफर होता है वो किसकी वजह से होता है, लैटिस वाइब्रेशन। ये कौन सा हीट ट्रांसफर है, ये आपका कंडक्शन हीट ट्रांसफर है इन सॉलिड। तो कहने का मतलब यह है कि जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही कंडक्शन के जरिए हीट ट्रांसफर क्या होगा, ज्यादा होगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन हमें किस में मिलने वाले हैं, मेटल्स के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि मेटल्स के अंदर जो कंडक्टिविटी है वो क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। किस चीज की कंडक्टिविटी, हीट की कंडक्टिविटी। और ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो ना केवल हीट की बल्कि मेटल्स की इलेक्ट्रिकल की भी कंडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहां तक हमने दो पॉइंट्स क्लियर किए कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में बात कर रहे थे कि कंडक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि कंडक्शन क्या होता है, एक मॉलिक्यूल से, एनर्जेटिक मॉलिक्यूल से दूसरे एडजेसेंट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल तक हीट का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है आपका, कंडक्शन। और कंडक्शन के अंदर भी हमने किसके बारे में बात करें, सॉलिड्स के अंदर। तो सॉलिड्स के अंदर किस किस तरीके से होता है, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से, दूसरा होता है आपका लैटिस वाइब्रेशंस की वजह से, जिसमें मेजर जो डोमिनेट करता है इन मेटल्स, क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन मेटल्स। क्योंकि सॉलिड्स भी हमारे पास दो तरीके के होंगे, एक आपका मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक दिखाने वाले, दूसरे होंगे आपके नॉन मेटल्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो अगर मैं कंडक्टिविटी, एक पैरामीटर होता है जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, कंडक्टिविटी के, अभी थोड़ी ही देर में हम इसके बारे में बात करेंगे चीजों को समझने के बाद। ये जो कंडक्टिविटी जो के होती है, ये सॉलिड्स में मेटल्स के लिए क्या आपको देखने को मिलेगी, हाई देखने को मिलेगी, और इसमें भी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है सिल्वर की 415 वॉट पर मीटर केल्विन। अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें जो हमने अभी तक बात की है कि जो सॉलिड्स के अंदर जो कंडक्शन होता है वो किस फेनोमेना की वजह से बात होता है, वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूलर लैटिस एंड एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और अगर हम गैसेज और लिक्विड के बारे में बात करें कि गैसेज, सर ये तो बात रही हमारे सॉलिड के बारे में, गैसेज और लिक्विड में सर ये कंडक्शन किस तरीके से होता है, आइए बात करते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं गैसेज के बारे में बात करूं
अगर मैं गैसेस के बारे में बात करूं, सपोज यहां पर कुछ हमारी अमाउंट में गैसेस पार्टिकल है, ये आपको पता है ये सारे के सारे क्या होंगे, दूर दूर होंगे। ये आपकी एक हाई टेम्परेचर प्लेट है, हाई टेम्परेचर प्लेट है जहां से, और ये आपकी क्या है, लो टेम्परेचर प्लेट है। और जैसा कि आप सभी जानते हो फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कि जितने भी गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑलवेज क्या करते हैं, रैंडम मोशन, यानी यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। ये क्या कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब जो भी मॉलिक्यूल्स इस हाई टेम्परेचर प्लेट के कांटेक्ट में होंगे वो क्या होंगे, हीट अप होंगे। और जैसे ही उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मीन आरएमएस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर से। आई होप आप सभी को ये रिलेशन याद होगा, हाफ mc² 3/2 kT। यहां से आप देख सकते हैं आरएमएस वैल्यू और टेम्परेचर में रिलेशन। तो मतलब जो गैसेस की जो मॉलिक्यूल की आरएमएस वैल्यू होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर जैसे ही इन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा, इनकी वेलोसिटी क्या होगी माय डियर फ्रेंड्स, इंक्रीज होगी। और जैसे ही इनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इनका मोमेंटम, मोमेंटम ये क्या है, संवेग, m इंटू वी, मास इनके पास है, वेलोसिटी इन्होंने दे दी, तो ये क्या करेंगे, पागल हो जाएंगे, ये इधर उधर और तेजी से भागेंगे। और जब ये तेजी से भागेंगे और जो बिल्कुल अगर कम टेम्परेचर है यहां पर इनकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये कोल्ड प्लेट के यानी कंपैरेटिवली लो प्लेट के कांटेक्ट में है। तो जब ये भाग के इनके आपस में टकराएंगे तो ये क्या ट्रांसफर करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, मोमेंटम ट्रांसफर, मोमेंटम ट्रांसफर, मोमेंटम ट्रांसफर। ये क्या कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, मोमेंटम ट्रांसफर। यानी कि अगर कोई एक मॉलिक्यूल इस तरीके से है गैसेस का, जो क्या करेगा, जब इस मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा तो ये अपनी एनर्जी क्या करने वाला है, इस मॉलिक्यूल को दे देगा। ये कौन है आपका, जो हाई टेम्परेचर हाई एनर्जी वाला गैस का मॉलिक्यूल। क्यों हुई इसकी हाई एनर्जी, क्योंकि ये हॉट प्लेट के कांटेक्ट में था, उससे क्या हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, इसके रिलेशन की वजह से, क्योंकि आरएमएस वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होती है, अंडरवुड ऑफ टी। टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई, मास इसके पास है, मतलब इसका मोमेंटम बढ़ गया। और जब ये उसी तेज मोमेंटम के साथ लो एनर्जी वाले, लो टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल्स से जाकर भिड़ेगा तो ये अपनी एनर्जी क्या करेगा, इसको दे देगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम ट्रांसफर, मोमेंटम ट्रांसफर। जिस तरीके से सॉलिड्स के अंदर
फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और लैटिस वाइब्रेशन कंडक्शन के लिए क्या था, रिस्पॉन्सिबल था, उसी तरीके से लिक्विड और गैसेस के अंदर मोमेंटम ट्रांसफर और डिफ्यूजन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर नेट आउटपुट रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कंडक्शन फिनोमेना के लिए गैसेस के अंदर। तो यहां तक हमने तीन चीजें देखी कि मींस हीट क्या होती है, हीट ट्रांसफर क्या होता है, हीट हमारी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है। हीट फ्लो ऐसा क्यों होती है, क्योंकि हमें पता है सेकंड लॉस के अनुसार कोई भी ऐसी डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है जो सेल्फ ही लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट का फ्लो करा सके। इसके अलावा फिर हमने बात की थी कि सर ये हीट ट्रांसफर हो कैसे रहा है, तो हीट ट्रांसफर के मोड्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें पहला था हमारा कंडक्शन। अभी जो कंडक्शन क्या था, हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स का लो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ट्रांसफर जो उसके एडजेसेंट में है क्या कहलाता है आपका, कंडक्शन। बहुत ही बेसिक एग्जांपल की हमने बात की थी, फ्राइंग पैन। उसके बाद हमने बात की थी कि क्या सर ये कंडक्शन तीनों में हो सकता है, सॉलिड्स के अंदर, लिक्विड के अंदर, गैसेस के अंदर। जी हाँ, ये तीनों में हो सकता है। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है, फिर हमने उसकी मैकेनिज्म को समझा कि सॉलिड्स के अंदर क्योंकि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वो क्या होते हैं, एक परफेक्टली एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस अरेंजमेंट। और जब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी पाएगा तो यहां से अपनी एनर्जी इधर को देगा, और जब ये मॉलिक्यूल अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करेगा तो भी एनर्जी क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो हमारे पास दो रीजन निकल कर आए सॉलिड्स के अंदर कि यहां पर कौन कौन से, फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और वाइब्रेशन, लैटिस वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से कंडक्शन होता है। जबकि गैसेस के अंदर हमने बात की थी मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से। मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनके पास है, वेलोसिटी कहां से आई, क्योंकि इनके हम जानते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार जो हमारी जो वेलोसिटी होती है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। और जब हमारा टेम्परेचर, जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे जो हाई टेम्परेचर प्लेट के कांटेक्ट में होंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ने से वो दूसरी डायरेक्शन में भागेंगे जहां पर लो टेम्परेचर लो वेलोसिटी के मॉलिक्यूल्स होंगे, और जब जहां पर कोलाइड होगा तो यहां पर क्या कर देंगे, अपनी एनर्जी इनको दे देंगे। तो यही माय डियर फ्रेंड्स मैकेनिज्म होती है गैसेस के अंदर फॉर कंडक्शन। तो सर हमें एक बात बताइए, क्या हम हीट ट्रांसफर, ये जो सारी फिनोमेना हो रहा है, क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं, क्या कोई एक ऐसा पैरामीटर है जो हमें ये बता दे कि कितनी हीट ट्रांसफर होगी? जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, वो पैरामीटर होता है आपका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, क्योंकि हम यहां पर टेम्परेचर से डील कर रहे हैं तो इस वजह से ये कौन सी कंडक्टिविटी होगी, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी जो आपको क्या बताएगी कि भाई ये हीट जो ट्रांसफर हो रही है वो किस तरीके से हो रही है या कितनी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रही है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हीट ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है। ये कांस्टेंट होता है जिसको यूज किया जाता है, क्या बोलते हैं जिसको, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी इज अ थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब ये क्या सीन है सर, थर्मोफिजिकल का क्या मतलब होता है? थर्मोफिजिकल का मतलब है मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो तब आती है जब उसमें से हीट ट्रांसफर हो रहा हो, हीट का फ्लो हो रहा हो, तो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी काम में आएगी उसको बोला जाता है थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये क्या है, एक आपकी थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो आपको क्या बताती है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ट्रांसफर हीट रेट, कि किसी भी मटेरियल की उस एबिलिटी के बारे में बताती है जिससे कि वो हीट को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। कितनी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर करी जा सकती है। अगर मैं बात करूं कि भाई यहां से एक मटेरियल है
जो 70 डिग्री सेल्सियस पर है, तो वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कर सकता है, किस रेट से ट्रांसफर कर रहा है, तो वो हमें कौन बताएगा? थर्मल कंडक्टिविटी। तो बेसिकली इट इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट हीट। किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी आपको क्या बताएगी? कि उसकी एबिलिटी बताएगी कि वो हीट को कितना कंडक्ट कर सकती है। जैसे सपोज सिल्वर है, एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी एक वैल्यू ले लो, मान लो 20 वॉट पर मीटर केल्विन, तो ये क्या बता रहा है कि पर मीटर केल्विन से ये कितनी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कर सकती है? 20 वॉट। 20 वॉट। और जितनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी किसी भी मटेरियल की, जितनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतनी ही उसकी क्या होगी? हीट को ट्रांसफर करने की एबिलिटी। जितनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती जाएगी वो उतना ही जल्दी अपने अंदर से हीट को पास कर देगा। अगर मैं बात करूं, सपोज ये एक मटेरियल है और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी तो इस एंड को अगर मैं गर्म करूंगा तो उतनी ही जल्दी अमाउंट ऑफ हीट को वो यहां पर पहुंचा देगा। और अगर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है तो वो क्या करने वाला है? उतना ही उसको टाइम लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने में, सेम अमाउंट ऑफ हीट। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? एबिलिटी होती है मटेरियल की टू मेजर, टू एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट हीट। अब अगर मैं बात करूं, जैसा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी यहां पर दी हुई है, तो जो आपको याद भी रखनी है, अगर आप मेटल्स के अंदर देखोगे तो क्या होगी? सिल्वर सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी, सबसे ज्यादा कंडक्टिव कौन होता है माय डियर फ्रेंड्स? मेटल्स के अंदर सिल्वर, उसके बाद कॉपर, गोल्ड। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, तो आपको ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं याद रखने के लिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर एक बात बताइए, आपने कहा था मेटल्स की कंडक्टिविटी हाई होती है क्योंकि उनमें हाई क्या आपको देखने को मिलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो 70% ऑफ हिस्सा क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहां पर तो मैक्सिमम तो किसकी लिखी हुई है? डायमंड की। यहां पर तो कंडक्टिविटी मैक्सिमम किसकी है? डायमंड की। तो ऐसा इसके पास क्या आ गया कि इसने क्या कर दिया? इसकी कंडक्टिविटी इन सारे मेटल से ज्यादा हो गई, बीइंग अ नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब नॉन मेटल होते हुए भी इसकी थर्मल कंडक्टिविटी इतनी हाई कैसे हो गई एज कंपैरेटिवली अदर मेटल्स? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जवाब है परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहने का मतलब है ये कुछ इतना परफेक्टली इसके अंदर मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड होते हैं कि इनका वाइब्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसकी थर्मल, अगर आप इसको हीट करोगे तो बहुत फास्ट, इतना कि इसके अंदर कोई भी वॉइड नहीं होता है, जिसकी वजह से ये परफेक्ट क्रिस्टली अलाइन होते हैं। जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो बहुत ही तेजी से वाइब्रेट होने की वजह से ये क्या करता है? हाई कंडक्टिविटी रखता है। तो बीइंग अ नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायमंड, इट हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी देन मेटल्स। माय डियर फ्रेंड्स, अब आगे हम कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं कॉन्सेप्ट जो हमें याद भी रखने, कुछ पैरामीटर्स का कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। आइए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहला पैरामीटर है टेम्परेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
यहां से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंडक्टिविटी से रिलेटेड। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या टेम्परेचर कम होने से कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर मैं बात करता हूं सॉलिड्स के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपना फोकस यहीं रखिएगा, बी अटेंटिव, हैव अ लुक। सॉलिड्स के अंदर हमने दो चीजों के बारे में बात की, एक था हमारा मेटल और दूसरा था हमारा नॉन मेटल। नॉन मेटल, जाहिर सी बात है, हम अभी ही बात कर चुके हैं कि मेटल्स के अंदर क्या होंगे, मेजर जो क्या होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वाइब्रेशन। अब नॉन मेटल के अंदर तो ऐसा होता नहीं है, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो अब अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो क्या होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मेटल्स के केस में, सबसे पहले बात कर रहा हूं मेटल्स के केस में, सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं मेटल्स के केस में। और जैसा कि मुझे पता है, यहां पर मेजर जो पोर्शन होता है कंडक्शन का, एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है, वो किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से। अब जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, उससे होगा क्या, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को यहां से, इस वाले पॉइंट से यहां तक जाना था, फ्री इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना था, मॉलिक्यूल को जाके अपनी एनर्जी देनी थी। अब जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाइब्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन के फ्री लेंथ पाथ, मींस जो पाथ है, ट्रेवल करने का पाथ है, उसमें क्या होगा, डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा। जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के लिए मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और चूंकि हमें पता था कि जो मेजर जो एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से। तो इस वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल्स के अंदर कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल्स के अंदर कंडक्टिविटी कम होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये वाइब्रेट भी तो कर रहे हैं, ये अपनी एनर्जी यहां से यहां तो दे रहा है, नो डाउट, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उसका प्रोपोर्शन कितना है, 30%। जितना ये इंक्रीज नहीं होगा, उससे ज्यादा ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से जो नेट इफेक्ट होगा वो क्या होता है आपका, डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। अब अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो नॉन मेटल्स के अंदर ये पंगा तो है ही नहीं, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं, यहां तो मोड ऑफ कंडक्टिविटी ही इनका वाइब्रेशन था। नॉन मेटल्स के अंदर मोड ऑफ कंडक्शन तो क्या था, ये जो मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, यही आपका क्या था, मोड ऑफ कंडक्शन। तो यहां ये इलेक्ट्रॉन वाला पंगा है नहीं। तो जितनी ज्यादा ये वाइब्रेट करेंगे उतना ही एनर्जी क्या होगी, ज्यादा ट्रांसफर होगी। वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी ट्रांसफर तो यहां भी हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का जो पाथ है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो मेजर जो ट्रांसफर हो रहा था एनर्जी का, वो इसकी वजह से हो रहा था। तो जितना ये बढ़ा नहीं रहा था कौन, वाइब्रेशन, उतना क्या हो गया, उससे ज्यादा इसने क्या कर दिया, कम कर दिया। इस वजह से जो नेट इफेक्ट होगा, मेटल के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होती है। और नॉन मेटल्स के अंदर क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसी वजह से यहां पर जो कंडक्टिविटी होगी वो मेजरली किस पर डिपेंड करेगी, ओनली वाइब्रेशन पर, लैटिस वाइब्रेशन पर। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, यहां पर एनर्जी ट्रांसफर होने वाला है। आई होप यू गॉट द अबाउट द कॉन्सेप्ट। तो याद रखेंगे, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो नॉन मेटल्स की कंडक्टिविटी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है।
ये केस था माय डियर फ्रेंड्स किसके अंदर, सॉलिड्स के अंदर। इन जनरल अगर आपसे कोई पूछे कि सॉलिड्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्या होती है, तो आप क्या बताने वाले हैं, डिक्रीज होती है। क्योंकि अगर उसने नॉन मेटल के रिगार्डिंग पूछना होगा तो वो स्पेसिफाई करेगा एग्जामिनर कि नॉन मेटल सॉलिड्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्या होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सॉलिड्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है या डिक्रीज होती है, तो आप क्या बताने वाले हैं, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि यहां पर जितना ज्यादा वाइब्रेशंस की वजह से मीन फ्री इलेक्ट्रॉन पाथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उनको डिस्टर्बेंस ज्यादा होता है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, जो कि मेजर सोर्स था एनर्जी ट्रांसफर का सॉलिड्स मेटल्स के अंदर। चलिए अब बात करते हैं गैसेस के अंदर कि गैसेस के अंदर क्या कहानी चल रही है इसकी। अब अगर मैं गैसेस की बात करूं, गैसेस के अंदर अगर मैं गैसेस के अंदर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूं जैसे ही टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा वो क्या होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरएमएस वैल्यू। मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, उनका मोमेंटम बढ़ेगा, मास इनटू वेलोसिटी। और जितना ज्यादा मोमेंटम होगा हाई एनर्जी से, जो लो एनर्जी के पार्टिकल्स होंगे उनसे जाकर टकराएंगे। और यही तो रीजन था, यही तो आपका मेन कॉज था, किसके लिए, हीट ट्रांसफर के लिए, किसमें, कंडक्शन में, किसके लिए, गैसेस के लिए। तो जितना ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर होगा उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो गैसेस के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है। ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट आप किसमें पढ़ते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, जहां पर विस्कोसिटी भी क्या है, इसी तरीके का फिनोमेना है। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और वो जाकर क्या करते हैं, आपको अपना मोमेंटम वो डिफ्यूज करते हैं। तो इसी वजह से क्या होगा, यहां पर वेलोसिटी भी, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो गैसेस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारे पैरामीटर क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेगी, मोमेंटम ट्रांसफर इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा सर एक बात बताइए, अगर मैं कोई भारी गैस ले लूं तो, अगर कोई हल्की गैस ले लूं तो उसके केस में क्या होने वाला है कंडक्टिविटी पर। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर P बराबर होता है रो आर टी, P बराबर होता है आपका रो आर टी। और जब आप रिलेशन कैलकुलेट करते हो तो वहां से सी आर एम एस यानी जो वेलोसिटी थी वो असल में क्या होती है, प्रोपोर्शनल निकल कर आती है T अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, T अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यानी जो गैसेस की जो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होती है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल और मॉलिक्यूलर वेट के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब खुद सोचो ना यार, जितना भारी मॉलिक्यूल होगा उसको भागने में उतना क्या लगेगा, उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी। और जितना हल्का मॉलिक्यूल होगा, गैस का पार्टिकल होगा, उसको भागने में उतनी क्या होगी, आसानी होगी। मतलब अगर आपका क्या हो रहा है, अगर मैं आपका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाऊंगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मेरी कम हो जाएगी। और वेलोसिटी कम होने की वजह से ओवरऑल एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी वजह से अगर मैं बात करूं कि कोई आपकी लाइटर गैस है, कोई आपकी क्या है, लाइटर गैस है, तो लाइटर गैस की कंडक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, जो आपकी हैवियर गैस है उससे क्या होगी, ज्यादा होगी। कंडक्टिविटी क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी।
तो जितनी ज़्यादा आपके गैसेस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ेगा और मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, उतनी ही ज़्यादा क्या होने वाली है आपकी उसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ेगी, जबकि मॉलिक्यूलर वेट के साथ कम होगी। अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट। कब? जब उसके पास मोशन नहीं है। अगर आपने उसको हीट कर दिया है, टेम्परेचर दे दिया है, तो वो बहुत ज्यादा भागने लगेगा। तो ये तो आपको बात पता चली गई होगी। तो हम लोग अगर इंसुलेट करना है किसी भी चीज को, इंसुलेट करना है किसी भी चीज को, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए? अब कुछ कलाकार सोच रहे होंगे सर ये इंसुलेट क्या बोल दिया। इंसुलेट का मतलब है आपने जितनी भी हीट थी उसको यहीं की यहीं रोक दिया। अब जब इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी तो मतलब ये अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देगा, और जब ये अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देगा, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इंसुलेटर का काम ही यही है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि एयर की कंडक्टिविटी, एयर कैसा किस तरीके का बिहेवियर शो करता है, तो एयर क्या है? एक पुअर हीट कंडक्टर। कब? जब इसकी वेलोसिटी क्या हो? ऑलमोस्ट जीरो हो, या फिर बहुत ही जब बिल्कुल स्टेशनरी हो। अगर एक कंटिन्यूएशन टेम्परेचर के साथ फ्लो कर रही है तो वहां पर क्या होगी? इसकी कुछ ना कुछ तो कंडक्टिविटी होगी। जैसे तो इस तरीके से हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ कंडक्टिविटी का क्या हाल होता है सॉलिड्स के केस में, सॉलिड के अंदर मेटल के केस में भी, नॉन मेटल के केस में, और गैसेस के अंदर। लिक्विड में भी यही होता है। लिक्विड में भी क्या होगा? टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उसकी भी कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होती है। तो अगर मैं इन तीनों में ही कंपैरिजन करूं तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड क्या होगी? ज्यादा होगी कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड से, और कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस तो यहां पर हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सॉलिड मेटल्स की कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, जबकि सॉलिड नॉन मेटल्स की कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर वेट, कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसीलिए अभी हमने बात की कि जो लाइटर गैस होगी, मतलब जो हल्की गैस होगी, वो क्या होगी? इज हायर कंडक्टिव होगी। किसके कंपैरिजन में? हैवियर गैस की तुलना में। तीसरा पॉइंट है कि जो भी आपका प्योर मेटल होगा, अगर किसी भी प्योर मेटल की कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। किससे? इसके अलॉय से। अलॉय क्या होता है? दो एलिमेंट का मिक्सचर। कोई भी आपका जो प्योर मटेरियल होगा उसमें कंडक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपैरेटिवली व्हाट? उसके अलॉय से। और अगर मैं लिक्विड मेटल्स की बात करूं तो लिक्विड में मरकरी जो है वो क्या होता है? हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। मरकरी 8.31। और ये हम अभी ही बात करी थी हमने कि जो डायमंड होता है, बीइंग नॉन मेटालिक होते हुए भी हाई थर्मल कंडक्टिविटी रखता है। वो किसकी वजह से रख रहा था? हमारा परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से। और जितना ज्यादा एक होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट, और दूसरा होता है आपका एक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जिसको आप क्रिस्टलिया और एक्रिस्टलिया भी बोलते हो। तो एक्रिस्टलिया के केस से क्या होगा? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। अबे समझो ना यार, फिनोमेना ही यही है कि हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स लो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स को क्या देंगे?
एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहे हैं। अब जो एक प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट में जुड़े हुए हैं तो वो वाइब्रेट होके या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से अपनी एनर्जी क्या करेंगे, एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे। जबकि अगर आपका कोई भी एमोर्फस मटेरियल है, एक्रिस्टल मटेरियल है, तो उसके केस में क्या होगा, एनर्जी, अगर ये एक्रिस्टल मटेरियल है तो उसमें कोई एक रेगुलर अरेंजमेंट ही नहीं होगा, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, यहां पर कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल मटेरियल यानी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। किससे, एमोर्फस से। एमोर्फस से। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने अभी तक यहां पर आज जो कहानी स्टार्ट की थी हीट ट्रांसफर की, उसमें सबसे पहले हीट के फिनोमेना को समझा, हीट को डिफाइन किया। उसके बाद हमने हीट ट्रांसफर को समझा। उसके बाद फिर हमने देखा कि सर ये जो हीट थी वो हम थर्मोडायनामिक्स और हीट ट्रांसफर में दोनों जगह पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है उसके बारे में जाना। फिर हमने हीट ट्रांसफर कैसे हो सकता है उसके मोड्स के बारे में जाना, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। फिर हमने उसके अंदर कहानी शुरू की कंडक्शन की, कि कंडक्शन आखिरकार होता क्या है। ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं कि कंडक्शन होता क्या है। कंडक्शन तीनों में हो सकता है या किसी एक में होगा या दो में होगा। कंडक्शन सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में पॉसिबल है। तो इनकी मैकेनिज्म क्या है, सॉलिड में किस तरीके से होता है, लिक्विड और गैसेस में किस तरीके से होता है। उसके बाद फिर हमने जाना इसको मेजर करने का पैरामीटर क्या है, कंडक्टिव, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट हीट। उसके बाद फिर हमने जाना ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है, मटेरियल की हीट ट्रांसफर करने की जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, वो टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वेरी करती है। तो इस तरीके से हमारी कहानी में आज हमने हीट को डिफाइन किया, कंडक्शन को डिफाइन किया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम कन्वेक्शन को डिफाइन करेंगे, रेडिएशन को डिफाइन करेंगे, और इन तीनों जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हैं उनके गवर्निंग लॉज क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज मनीष जिंदल हियर, साइनिंग ऑफ। थैंक यू, गुड लक।